नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईटी मन के तथा अस्थियां। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी इस चैप्टर पे मैंने वीडियो बना रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देख लीजिए, और जिन बच्चों ने देख लिया है वो इजीली समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजों का डिस्कशन कर दिया था, बट कोई नहीं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। और आप सबको पता है 12th क्लास बोर्ड क्लास है, इसलिए नंबर लाना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हड़प्पा है कहाँ पे। तो देखिए, हड़प्पा है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक तरीके से समझ लो हड़प्पा का ही फैलाव था। ठीक है, साथ ही साथ हड़प्पा अगर आपसे सिंपल से पूछे कोई कि कहाँ पे है, तो आप कहोगे पाकिस्तान में। ठीक है, पहले पूरा का पूरा इंडिया ही कहलाता था, यानी कि भारत कहलाता था। तो उस टाइम पे भारत में बोलते थे, लेकिन अब है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अलग हो चुका है, इसलिए हम कहेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा है किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर कहते हैं कि हड़प्पा जो है सिंध नदी के किनारे, इसलिए सिंध नदी पर आंसर कर देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहोगे? रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। अभी यहीं पे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो उस टाइम पे आप सिंधु सभ्यता लगाओगे। अदरवाइज जब हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है तो आप वहां पे क्या लगाओगे? रावी नदी लगाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें और हैं। जैसे इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था, दो था, एक था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है 1921 में खोजा गया था, और किसने किया खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो को जो खोज हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि राखल दास बनर्जी ने इस चीज को खोजा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके नेतृत्व में खोजा गया था। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया था हड़प्पा को 1921 में। ठीक है, और इसके साथ साथ राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो तीसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आपको नोट्स लेना है तो आप विकास स्टडी पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं भैया मुझे चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके पास कोई भी हो, कोई भी आपका दोस्त हो जो साइंस में हो या कॉमर्स में हो, या आप सारे हो आर्ट्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके आप इजीली नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीजें वहां पे डिस्कशन कर दी गई है। ठीक है, तो वेबसाइट पे भी सर्च मार के जाइए, एंड देन वहां पे भी आप जाके चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि नगर नियोजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता बनाया गया था नगर नियोजन के हिसाब से, और वहां की जो वास्तुकला थी एक नंबर की थी। ये समझ लो कि ये जो सभ्यता है आज की डेट से लमसम 4500 या 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो उनसे हम बहुत सारी चीज सीखते हैं। जैसे उस टाइम पे भी, मतलब 5000 साल पहले लोग नाली बनाते थे, घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाते थे, नालियों का निकास बहुत अच्छे तरीके से करते थे, सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज इतना सिस्टम, सारा चीज बनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कूड़ा करकट, ये बहुत सारी चीजें है ना, गंदगी फैली रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें कहीं ना कहीं चीजों को सीखने की जरूरत है कि यार 5000 वर्ष पहले वो इस तरीके से रहते थे, तो अब तो दुनिया चेंज हो रही है, तो अब हमें भी सिस्टमेटिक तरीके से रहना चाहिए। बट क्या करें, घोटाला ये एक तरीके से इतना होता है कि चीजें ही अलग हो जाती हैं। बट कोई नहीं, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आगे चल के आप जिस भी फील्ड में जाते हो, कुछ भी, अगर जो बच्चे पॉलिटिशियन बनते हैं, अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो कृपया करके इन सभी चीजों को पॉइंट आउट करके रखना कि जैसी स्थिति चल रही है इस स्थिति से और बेटर स्थिति करनी है। ठीक है, ये चीज को समझ के रखना। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे समझते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा
सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है, उसको हम कहते हैं मोहनजोदड़ो। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? यानी कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। अब हम एक लास्ट चीज की बात कर लेते हैं। अगला जो अपना एमसीक्यू है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पे मिला था? तो वो मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले वो हमारे ओवर हो चुके हैं। आई होप सो आपको समझ में आया था। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से करिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि नोट्स कैसे मिलेंगे। तो देखिए, नोट्स आपको इजीली इस तरीके से मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाइए, प्रिंट कराइए। विकास स्टडी पॉइंट के जो नोट्स है, हजारों बच्चे प्रिंट आउट करके अपना अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, अच्छे से करिएगा। ठीक है, सारी चीज़ का नोट्स आपको मिल जाएगा, चाहे जियोग्राफी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कुछ भी आपके पास है, सब चीज़ का नोट्स आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि जो भी प्राइस है उस पर 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सबसे पहली चीज़ मिलती है खुदाई में मिली इमारतें, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया तो इस तरीके से वहाँ पे इमारतें मिली हैं। ठीक है, इस तरीके से घर बने हुए मिले, इमारतें मिली हुई हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे मतलब हड़प्पा सभ्यता जैसी बस्ती यहाँ पे थी। इसके साथ साथ वहाँ पे वस्तुएं मिली हैं। अब वस्तु जाहिर सी बात है वहीं पे मिलेंगे ना, तो उन वस्तुओं को देख कर भी हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का यूज करते थे और किन किन चीज़ों का यूज वो नहीं करते थे। पुरास्थल यानी कि पुराने स्थल मिले हुए, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, औजार मिला है, आभूषण मिला है, मूर्तियां मिली है, मोहरे मिले हैं, बाट मिला है। बाट वही तराजू बट्टे की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा पकी हुई ईंटें, तो आप देखिए 5000 साल पहले भी ये लोग पकी ईंटों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। अब समझते हैं निर्धारित समय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आखिर कब की सभ्यता है? तो ये है 2600 ईसा पूर्व की सभ्यता, यानी कि आज से अगर देखा जाए तो वही ऑलमोस्ट लमसम 4500 साल, ठीक है, पहले की है। 4500 साल नहीं, मतलब हाँ वही है, 4500 साल पहले की सभ्यता है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये एक प्रकार का मुहर है, एक प्रकार का स्टैंप है जो हर एक चीजों पे देखने को मिलता था। इस वजह से हम ये समझते हैं कि वहाँ के जो राजा होंगे या फिर जो वहाँ के शासक होंगे वो इस मुहर का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके, यानी कि वो जीवन कैसे यापन करते थे और किन किन चीजों का यूज करते थे। तो निम्नलिखित जानकारियां हैं, जैसे वो मवेशी पालते थे, मतलब पशु पालते थे। क्या क्या पशु पालते थे? भेड़, बकरी, भैंस, जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल इत्यादि पालते थे। भोजन की बात करें तो अनाज, मछलियां, मांस, फल इत्यादि चीजों का वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। अनाजों की बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा इत्यादि चीजों का करते थे। वस्त्रों की बात करें तो अधिकतर सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किसका? सूत्री। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सूती वस्त्रों को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे धार्मिक जीवन, शिव, पीपल, पशु, सूर्य, जल, मातृ देवी इत्यादि चीजों की पूजा करते थे। यातायात की अगर मैं बात करूं तो बैलगाड़ी हो गया और नाव का इस्तेमाल करते थे। शिल्पकारी की अगर मैं बात करूं, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। आभूषण हो गया, मन के हथियार, खेती के उपकरण इत्यादि चीजें वो बनाया करते थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो अगर सपोज कीजिए 4 नंबर में आता है तो इसमें से कोई 4 पॉइंट लिखिएगा और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ एक्सप्लेन कैसे करना है। जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, तो सबसे पहला लिखिए नगरीय सभ्यता। आप क्या लिखोगे? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, क्योंकि वहां पे चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे भवनों का निर्माण हो, चाहे किसी भी चीज का निर्माण हो, सब एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता था। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घर स्क्वायर में बनाया जाता था। वहां पे कौन कौन से रूम होंगे, जल कुंड कहाँ पे रहेगा, ठीक है, हवन कुंड कहाँ पे रहेगा, और रसोई घर कहाँ पे रहेगा, शयन कक्ष कहाँ पे रहेगा, सब चीज वहां पे डिसाइड होता था। ठीक है,
तो हम ये कह सकते थे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि वो एक शहर की तरह बसाया गया था। साथ ही साथ दूसरा आप लिखोगे नालों का निर्माण, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। नालों के निर्माण में आप क्या लिखोगे कि नालों का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था, ठीक है। सड़कों के जस्ट बगल में नालियां बनाई जाती थी। सबसे पहले नालियों का ही निर्माण होता था, फिर उसके बाद सड़कों का निर्माण होता था, और उसके बगल में फिर घरों का निर्माण होता था, ठीक है। नालियों को ढक कर रखा जाता था। छोटी नालियां जो घर से निकलती थी वो आगे जाके बड़े नाले में मिल जाती थी, और वो बड़ा नाला और बड़े नाले में मिलकर जो गाँव का वेस्टेज पानी होता था वो बाहर निकल जाता था, इस तरीके से। और जल निकासी प्रणाली तो अद्भुत प्रणाली थी। जल निकासी मतलब वही है, नाली का जो गंदा पानी है वो किस तरीके से बाहर निकाला जाता था, ये एक अद्भुत प्रणाली थी वहां पे, ठीक है। इसके अलावा चित्रात्मक लिपि, वहां पे जो लिपि थी, लिखने की जो प्रणाली थी वो चित्रात्मक थी। आप जैसे कि इसमें देख सकते हो कि चित्रों का प्रयोग किया गया है। कहीं आप इसको देख के पता कर पाओगे कि क्या है। अगर मैं आज के टाइम में इस बच्चे से, किसी बच्चे से पूछूंगा कि ये क्या है, तो वो छूटते कहेगा हथौड़ी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हथौड़ी का भी आकार इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन वो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, तो हो सकता है कि ये जो चीजें लिखी गई हो ये कोई और भी चीज हो सकती थी, ठीक है। हालांकि इसको रहस्यमय लिपि भी कहते हैं। रहस्यमय लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक इसको पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, इसलिए। आगे मृदभांड कला, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन को बनाने की जो कला होती है उसको मृदभांड कला बोलते हैं। अभी जो आगे स्लाइड आएगा उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, कौन कौन सी डिजाइनिंग। आज देखते हो ना, लोग जाते हैं मटका खरीदने के लिए, ठीक है, पानी उसमें रखने के लिए, तो उस पर डिजाइन बहुत अच्छा बना होता है। आज लोग गुल्लक खरीदते हैं तो उसमें भी डिजाइन बहुत अच्छा बना होता है। तो ऐसे ही वहां पर भी मृदभांड कला थे। माप तौल पद्धति यानी कि चीजों को नाप तोल के लेना और देना, ये सारा चलता था, ठीक है। तो माप तौल पद्धति बहुत ही अच्छी थी, और इससे हमें ये पता लगता है कि इनको इतना ज्ञान था कि कौन सी चीज कितनी देनी चाहिए और कौन सी चीज का जो वैल्यू है वो किस तरीके से है, ठीक है। आगे व्यापार प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि माप तोल पद्धति का यूज होगा तो व्यापार प्रणाली अच्छी तो होगी। आगे सड़कों का जो निर्माण था वो ग्रिड पद्धति के हिसाब से होता था, यानी ग्रिड पद्धति वही पद्धति जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है। और सारी चीजें जैसे देखते हो ना, शहरों में सड़कों का निर्माण होता है, एक दूसरे को समकोण पे काटती है, ठीक है, इस तरीके से बनाई जाती थी। गाँव में कैसा होता है, गाँव में इधर उधर मतलब कहीं से भी रोड चला जाता है, लेकिन शहरों की बात करें तो हर एक चीज तरीके से बनाया जाता है, और इसी को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं समाधान प्रणाली। समाधान प्रणाली में एक तरीके से कब्रिस्तान प्रणाली है, ठीक है। इसमें क्या है कि मरने के बाद शव को जब दफनाया जाता था तो उसमें आभूषण हो गया, बर्तन हो गया, मनके हो गए, पाट हो गया, इत्यादि चीजों को डालकर फिर दफनाया जाता था, ठीक है। और इससे भी हम पता लगा पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वहाँ पे सामाजिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि कब्रों का जो बनावट है वो दो तरीके से देखने को मिला है। और साथ ही साथ एक में कीमती वस्तु, यानी कि एक में जब बॉडी को दफनाया गया था तो उसमें कीमती वस्तु डाला गया था, और दूसरे में जब बॉडी को दफनाया गया था तो उसमें ज्यादा कीमती वस्तु नहीं डाला गया था। तो इससे हम ये समझ पाएंगे कि यानी कि हड़प्पा समाज एक ऐसा समाज था जहाँ पे कीमती वस्तु वाले, मतलब अमीर लोग भी थे और गरीब लोग भी थे। अमीर लोग अपने जो भी उनके सगे संबंधी की डेथ होती थी तो उसमें अच्छी क्वालिटी के वस्तुओं को डालते थे, और जो गरीब लोग थे वो मतलब निम्न कोटि की जो वस्तुएं थी वो डालते थे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और 4 नंबर में आएगा तो कोई 4 लिखना है और एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। 6 नंबर में आएगा तो कोई 6 लिखना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए ये नगरीय सभ्यता, एक तरीके से मैंने बताया ना, इस तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था। देखिए नालियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ऐसे करके अच्छा आप समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की विशेषता है वो। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता, सबसे पहले वो चित्रात्मक लिपि, चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है दाई से बाई ओर लिखना, ठीक है। तो ये कैसे लिखते थे, दाई से बाई ओर। हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो हम इधर से लिखते हैं, ऐसे करके जाते हैं ना। और ये कैसे लिखते थे, इधर से लिखते थे, ऐसे 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 करके इधर लेके जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चिन्हों की संख्या है 375 से लेकर 400, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि जिस जगह पे जितने चिन्हों की संख्या कम होती है वो समझ लो कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है, अगर मैं कहूँ कि सबसे कम वर्डों में ही अगर कम्युनिकेशन हो जाता है तो इजीली हो जाएगा, सारे लोग पढ़ पाएंगे, सारे लोग समझ पाएंगे। तो इसीलिए चिन्हों की संख्या कम होना एक तरीके से समझो कि ज्यादा पढ़े लिखे की निशानी है। आगे समझते हैं। और आज तक इस लिपि को पढ़ी नहीं गई है, और इसी को कहते हैं रहस्यमयी, एक में ही रहस्यमयी लिपि, ठीक है।
क्या कहते हैं, रहस्यमयी लिपि कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगला समझते हैं। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कीजिए। यानी कि आप कैसे कह सकते हो कि हड़प्पा में अमीर वर्ग भी था और गरीब वर्ग भी था, आप कैसे, सामाजिक विभिन्नता कैसी थी, कैसे कह सकते थे? अभी अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि वहां के कब्रों को देख के हम कह सकते हैं। कब्रों में एक कब्र ऐसा मिला है जिसमें कीमती वस्तु है और दूसरा कब्र ऐसा मिला है जिसमें कीमती वस्तु नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये समाज जो था वो 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, एक अमीर वर्ग भी इसमें था और एक गरीब वर्ग भी था। तो हम पता कर पाए ना, तो इस तरीके से पता करते हैं। और कैसे पता करते हैं, तो देखिए 2 चीजें हैं। तो अवलोकन करने के लिए 2 चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक है समाधान, दूसरा होता है विलास की वस्तुएं। समाधान मतलब यही है कब्रिस्तान, यानी कि कभी कभी समाधान यानी कि कब्रिस्तान की जो बनावट है वो एक दूसरे से अलग होती थी, क्योंकि अमीर अपने हिसाब से बनाता था और गरीब अपने हिसाब से बनाता था। कब्रों में मृतभांड एवं आभूषण मिले हैं, कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी मिले हैं और इससे सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। विलास की वस्तु वे वस्तुएं होती है जो कि दुर्लभ होती हैं और जो कीमती होती है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब कीमती हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि पुरातात्विक विशेष तौर पर उपयोगी एवं विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं और सामाजिक विभिन्नताओं का पहचान करते हैं। और ये दूसरी विधि है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा में सामाजिक विभिन्नता थी, क्योंकि 2 चीजें, तो रोजमर्रा की वस्तुएं थी वो तो हर घर में मिलती है, जैसे चकिया, सुई, मृदभांड, सुइया, झावा इत्यादि बहुत सारे सबके घर में मिलेगी। लेकिन जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, जो जैसे कि सोना, चांदी, फेयांस, ये किसी किसी के घर में मिली थी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अमीर और गरीब दोनों कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। आगे समझते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, ये भी 4 नंबर में या 6 नंबर में आता है और पहले 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे तो उसमें भी ये आता था। तो देखिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस तरीके से विशाल स्नानागार मिला है वहां पे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए सीढ़ी भी बनाई गई, इधर भी सीढ़ी बनाई गई है, यहाँ पे बैठने का बनाया गया है, तो इस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए लिखा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे आकर्षित करने वाला एक जो विशाल स्नानागार मिला है जो कि दुर्ग के टीले पर बनाया गया था, यानी कि ऊपर बनाया गया था। आगे, इस स्नानागार के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब था जिसके चारों ओर छज्जे वाले गलियारे थे। ठीक है, और छज्जे थे। यह 12 मीटर लंबा था, यानी कि लंबाई बात किया जाए तो 12 मीटर, चौड़ाई बात किया जाए तो 8 मीटर और गहराई बात किया जाए 2.4 मीटर। और आप ये समझ जाओ कि 1 मीटर में 3 फीट और 3 इंच होता है। ठीक है, 3 फीट और 3 इंच होता है। तो आप ये समझ जाओ कि लमसम अगर देखा जाए तो 55 मतलब 55 फीट के आसपास इसकी लंबाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में मैंने आपको बता दिया कि 3 फीट और 3 इंच होता है। इस हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई का ज्ञान कर सकते हैं। अदरवाइज इन चीज़ों को याद करके रखिएगा, कई बार एग्जाम में लिखना भी पड़ जाता है। आगे, यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ था और नालियां एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तालाब में पानी भरने और खाली करने का भी काम यही आता था, यानी कि जो नालियों का इस्तेमाल होता था तालाब में पानी भरने का और उसको खाली करने का होता था। इसको पक्की ईंटों से बने हुए कुएं से पानी भरा जाता था और फिर नालियों के माध्यम से इसको गंदे पानी को निकाल लिया जाता था। स्नानागार की सीढ़ियां ऊंचे मकान और चलते हुए पानी का प्रबंध देकर ऐसा लगता है कि यह तैरने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि इन चीज़ों का बनावट इस तरीके से बनाया गया है और इसको देख कर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यहाँ पे व्यवस्था थी तैरने की। आगे, इस स्नानागृह का ढांचा इतना सुदृढ़ यानी कि इतना बढ़िया बनाया गया था कि मजबूत बनाया गया था कि ये 5000 साल तक कायम रहा, यानी कि एज इट इज इसी तरीके से रहा। देखिए 5000 साल पहले की है ये, लेकिन आज भी देखने में ऐसी ही लग रही है। ठीक है, ऐसा। आगे समझते हैं मोहनजोदड़ो के नालों की विशेषताएं, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो नाले हैं उनकी क्या विशेषताएं थी। तो विशेषताएं यही है, सबसे पहली चीज कि ये जल निकासी प्रणाली थी और साथ ही साथ ये ग्रिड पद्धति भी बनाई जाती थी, यानी कि देखिए इस तरीके से इधर नाला चला गया, आगे चल के इधर चला जाएगा, तो समकोण कर काटती थी। ठीक है, और जो कि ये लिखा हुआ है आगे, नालियां मिट्टी के गारे और चुने हुए ईंटों से बनाई जाती थी और इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढक दिया जाता था और इसको उठाकर सफाई कर दी जाती थी। और इसको ढकने का मेन मतलब ये था कि इसमें जो कूड़ा करकट है वो ना जाए और बार बार इसको साफ ना करना पड़े और गंदगी भी ना फैले। घरों से बाहर की छोटी नालियां आगे जाकर
बड़ी और पक्की नालियों से मिल जाती थी और वर्षा का पानी निकलने के लिए बड़ी नालियों की गहराई 2.5 से 5 फुट था। आप ये समझ सकते हो कि जो बड़ी नालियाँ थी वो बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, कम से कम 5-5 फीट की बनाई जाती थी, गहरी होती थी, ताकि नाली जो नाला है वो ईजिली पानी को निकाल सके। ठीक है, आगे घरों से गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। मोहनजोदड़ो के नगरों की सफाई की व्यवस्था इस सभ्यता की विशेष उपलब्धि मानी जाती थी, यानी कि वहाँ पे गंदगी बहुत कम थी। ठीक है, या फिर आप यूँ कहो कि नहीं थी। आगे समझ लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बना हुआ था। नेक्स्ट समझ लेते हैं मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण जो निर्माण योजना थी वो किस तरीके से थी। ठीक है, तो नगर नियोजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड थी। एक को हम कहते हैं दुर्ग और दूसरे लोग कहते हैं निचला शहर, और सारी की सारी चीजें पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, ये चीज है। निचला शहर ऐसा माना जाता है कि आम जनता रहती थी, व्यापारी वर्ग वगैरह रहते थे, और दुर्ग जो था ये बड़े बड़े लोग रहा करते थे, मतलब राजा महाराजा हो सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। तो समझिए नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना किस तरीके से थी, तो मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है शहरी केंद्र का विकास, यानी कि शहरी केंद्र यानी कि शहरों जैसा विकास। ठीक है, नगर 2 भागों में विभक्त था और एक को कहते हैं दुर्ग, दूसरे को कहते हैं निचला शहर। दुर्ग जो था वो ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, और जो दूसरा निचला शहर था वो भूभाग पर बनाया गया था, और इसको चारों ओर एक तरीके से आप ये समझ लो चबूतरे पे बनाया गया था, चारों ओर से घेर दिया गया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह भी था कि संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनी हुई थी और दुर्ग को दीवार से घेर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से एक तरीके से अलग दिखाई देता था। ठीक है, देखिए ये इससे अलग है ना, ये अलग है और ये अलग है, तो यही चीज है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त भवनों को चबूतरों पर बनाया गया था, तो वो नींव का भी काम करते थे। जैसे देखते हो ना, लोग अपना घर बनाते हैं तो ऊंचे ऊंचे सबसे पहले क्या करते हैं, नींव डीपीसी करवा देते हैं और घर को ऊंचा करवा देते हैं और फिर जाके घर का निर्माण करते हैं। आगे नगर दुर्ग के भीतर अनेक विशाल भवन भी हैं और इसमें सार्वजनिक इमारतें भी बनी हुई हैं, जैसे अनाज रखने के लिए भंडार गृह बनाया गया है, प्रमुख फैक्ट्रियां यानी कि महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, कार्यशाला जहाँ पे कार्य किया जाता है वो सारी चीज बनाई गई हैं। नगर दुर्ग के भीतर एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी है, यानी कि स्नानागार वही जो अभी हमने बात किया ना, विशाल स्नानागार, वो भी है, और जो कि कला का अद्वितीय उदाहरण भी है। ठीक है, यानी कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ इस्तेमाल की गई ईंटें जो धूप में सुखाकर भट्टी में पकाकर बनाया जाता था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके की दिखती थी। ईंटों की एक निश्चित अनुपात होती थी उन, जहाँ पे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। तो देखिए इस तरीके से बनाई जाती थी ताकि चीजें ईंट बहुत ही अच्छे तरीके से ईंटों से बहुत अच्छे तरीके से घरों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो ये वो है, समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है जो अपना वो क्वेश्चन ये है, ये भी 4 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है कि चर्चा कीजिए कि पुरातात्विद किस प्रकार से अतीत का निर्माण करते थे। यानी कि जो पुरातात्विद हैं जो पुरानी चीजों को देखते हैं और उनसे जो अतीत यानी कि बीती हुई बातों का दोबारा से ज्ञान कराते हैं, अवगत कराते हैं कि हाँ पहले इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता कोई आज की सभ्यता तो है नहीं, 5000 साल पहले की सभ्यता है, लेकिन पुरातात्विद वहां के सामानों को देखकर, सारी चीजों को देखकर इतिहास का निर्माण कर दिए कि हाँ यहाँ पे हड़प्पा में इस तरीके की चीजें थी, ऐसी ऐसी चीजें थी। तो हमें कैसे पता लगा, वस्तुओं को देखकर पता लगा। और कैसे पता लगा, इमारतें, जितनी भी चीजें, जितने भी स्रोत हुए थे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है, उन्हीं सभी चीजों के द्वारा हमें पता लगा कि हड़प्पा कैसा था। तो जो पुरातात्विद है वो अतीत का निर्माण वस्तुओं को देख कर करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पुरातात्विदों ने भौतिक अवशेष वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे वस्तुएं हो गई, इमारतें हो गई, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टार्टिंग में मैंने बात किया था, मोहरे हो गई, तो इन सभी चीजों से हम भौतिक अवशेष कहलाता है। तो पुरातात्विदों ने भौतिक अवशेष से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं और जोड़ने के बाद वो इतिहास का निर्माण कर देते हैं। पुरातात्वीय बाढ़, ठीक है, पुरातात्वीय जो है वो बाढ़, मिट्टी के कटाव के कारण, खेत की जुताई के समय या खजाने के लिए खुदाई के खजाने के लिए
खुदाई के समय कभी कभी धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव देखने को मिलते हैं, कोई वस्तु देखने को मिल जाती है, फिर एक क्यूरियोसिटी होती है अंदर की यार यहाँ पे क्या चीजें थी। जैसे हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी, हमें ईंट मिला था, जब ईंट मिला था तो हमने कहा कि यार यहाँ पे ईंट कैसे आ गई, फिर उसके बाद हमने खुदाई वहां पे करनी शुरू कर दी, फिर बाद में पता लगता है कि यहाँ पे ईंटें ईंट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मतलब घर भी थे। ठीक है, तो बस वहाँ पे खोजना शुरू किए तो पता लगता है कि वहाँ पे कोई नगर था और उस नगर का नाम फिर अपना हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आगे अनेक सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेख, अनुवाद भी करते हैं और उत्खनन के समय ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते हैं जो विचार में संस्कृति का महत्व देती है। यानी कि उन वस्तुओं के द्वारा उनकी संस्कृतियों का ज्ञान लगाया जाता है, पता लगाया जा सकता है। आगे पुरातात्विक किसी वस्तुओं की उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं और इन्हीं सभी चीजों के द्वारा वो इतिहास का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हड़प्पा में क्या मिला था, कब्र मिला था, विलास की वस्तुएं मिली थी, माप तोल पद्धति मिली थी, तो बहुत सारी चीजें थी जिसके थ्रू हमें हड़प्पा के बारे में ज्ञान हुआ। ठीक है, आगे कभी कभी पुरातात्विकों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा भी लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य वैसे साक्ष्य जो कि दिखते नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए हड़प्पा स्थानों में कपास के साक्ष्य मिले हुए हैं, पर पहनने के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों के चित्रण पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि देखो कपास के बारे में हमें पता लगा, लेकिन हम वहाँ पे कोई ऐसी चीजें तो है नहीं जिससे हमें पता लग पाए कि वहाँ के लोग कपड़े इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। लेकिन वो चीजें हम कैसे पता लगा पाए, जो मूर्ति थी, मूर्तियों पे जैसे होता है ना कि डिजाइन कपड़ा बना दिया जाता है कि हाँ कपड़ा पहने हुए हैं, तो उनसे हमें पता लग पाया कि हाँ ये कपड़ा मतलब इस तरीके से पहनते थे। ठीक है, ऐसे करके। और क्या मिला है, जैसे पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, वहाँ पे तांबे का जो है बर्तन मिला हुआ है, एक ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अतीत का निर्माण करते हैं। मनके मिल गया, ठीक है, एक औजार मिल गया, ये बताइए क्या है, इस सिलबट्टा जैसा दिख रहा है। ठीक है, और इस तरीके के जो हथियार हो गए, ये हो गया, तांबे का दर्पण हो गया जिसपे शीशा मतलब चेहरा देख सकते थे, शिवलिंग हो गया, एक मात्र देवी की मूर्ति हो गई, तो ये सारी चीजें मिली और इसके थ्रू हम अतीत का निर्माण करते हैं। आगे एक लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ ये हो जाएगा चैप्टर ओवर। क्या लिखा है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य। संभावित कार्य, सबसे पहले ये चीज हमें जानना होगा कि हड़प्पा में क्या शासक थे, अगर थे तो कैसे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे अलग अलग जो पुरातात्विक थे उन्होंने अलग अलग विचार दिए। कुछ का मानना था कि हड़प्पा में कोई शासक नहीं था, कुछ का मानना यह था कि हड़प्पा में एक शासक था, कुछ का मानना यह है कि हड़प्पा में कई सारे शासक थे। ठीक है, तो हम ऐसा कैसे कह रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के द्वारा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हड़प्पा कोई एक छोटा मोटा जगह नहीं था, बहुत बड़ा जगह था, तो एक व्यक्ति हैंडल कर पाता ऐसा भी संभव नहीं था। तो हो सकता है कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग राजा नियुक्त हों। ठीक है, तो अलग अलग पुरातात्विक अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, एक बार दो बार चीजों को समझना है और इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके आना, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो क्या लिखा है, सत्ता के केंद्र या सत्ताधारी लोग के विषय में पुरातात्विक हमें त्वरित उत्तर नहीं देते, यानी कि सटीक जवाब नहीं देते हैं। पुरातात्विकों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी है, यानी कि एक भवन मिला हुआ है जिसको प्रसाद की संज्ञा दी गई है। लेकिन ये भवन तो मिल गया, लेकिन भवन में क्या सिर्फ भवन ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, वस्तु भी तो मिलनी चाहिए। तो वहां पे कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और ये नाम आज भी प्रचलित है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजों से परिचित थे और यही समानता उन्हें सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलती है। यानी कि एक पुरोहित राजा की हमें वो मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, और ऐसा देख के प्रतीत होता है कि ऐसे ही सेम चीजें मेसोपोटामिया में भी थी। तो इससे हम रिलेट करके हाँ कह सकते हैं कि हड़प्पा में हो सकता है कि राजा हो। आगे कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी सामाजिक स्थिति समान थे, यानी कि कोई राजा नहीं थे, सारे लोग बराबर थे। दूसरे पुरातात्विद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहां पे अलग अलग राजा हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पुरातात्विद यह तर्क देते हैं कि यहाँ पर
एक ही राज्य था। जैसा कि पूरा वस्तुओं को देखकर, यानी कि पूरा वस्तुओं में जो समानताएं दिखाई देती हैं, उनसे देखने के बाद हमें ये लगता है कि हो सकता है यहाँ की एक ही राजा हो और वो इस तरीके से रूल करता हो। नियोजित वस्तुओं को देखकर, साक्ष्यों को देखकर, ईंटों के आकारों को देखकर, अनुपातों को देखकर, बस्तियों को देखकर, इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो एक ही राजा जो हो शासन कर रहा हो। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे संयुक्त संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए गए हों और क्रियान्वित किए गए हों। यानी कि इन सभी चीजों को देखने से हमें ये प्रतीत होता है कि वहां पे हमें ऐसा लगता है कि वहां पे कोई एक राजा नहीं थे, बल्कि अलग अलग राजा थे, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को चलाना किसी एक के लिए संभव नहीं हो पाता, और हो सकता है कि वहाँ पे अलग अलग राजा हो और अलग अलग तरीके से वो शासन को चलाया करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको मैंने कराने की कोशिश की है। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको ये चीज़ पता है कि इंपॉर्टेंट जो जो नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वहाँ से ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए